नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में 2 लोगों की हत्या कर आरके ज्वेलर्स से लाखों की लूट हो गई है। शोरूम बंद करते समय बदमाशों ने धावा बोला और शोरूम में घुसकर जेवर लूट लिए। विरोध किया गया तो फायरिंग कर दी, जिसमें शोरूम मालिक राजीव गुप्ता, कर्मचारी जो है उसकी और एक महिला जो है ग्राहक जख्मी हो गए। विरोध करने पर पड़ोस के एटीएम गार्ड की बदमाशों ने हत्या कर दी। उधर इलाज के दौरान कर्मचारी जो गुड्डू है उसकी भी मौत हो गई। इस घटना से व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। ऋषभ त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, पूरी खबर बताइएगा। देखिए, ये ऐसी घटना है जो राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल की क्या स्थिति है उसका पूरी तरह से खुलासा कर देती है। वो भी तब होता है जब कल डीजीपी खुद दिन में क्राइम कंट्रोल की समीक्षा सभी जिलों के एसएसपी से लेते हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन रात होते होते सारे दावे राजधानी में ही फेल हो जाते हैं। कल रात दुकान बंद करते समय कृष्णनगर में एक ज्वेलरी शॉप में 3 बदमाश धावा बोलते हैं, तीनों हेलमेट लगाए थे और दुकान के अंदर घुसते ही वो सीधे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें दुकान मालिक राजीव को गोली लगती है, उसके नौकर गुड्डू को गोली लगती है और एक महिला वहां खरीदारी करने आई थी मनीषा, उसको भी गोली लगती है। तीनों बदमाश वहां से लाखों के जेवर समेट लेते हैं। जैसे ही निकलने वाले होते हैं, बगल के एटीएम का गार्ड उन्हें टोकता है और उसके सीधे सीने में सटाकर गोली मार देते हैं। और ये सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज उसके दिख रहा है किस तरह से गार्ड के सीने में गोली मारी गई है। लूट की वारदात हो जाती है, बदमाश कितने बेखौफ है ये दिखाई देता है। वो इत्मीनान दिखाई देता है कि बदमाश आराम से आएंगे, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार भी हो जाएंगे। उनको कोई डर नहीं है कि इलेक्शन आने वाला है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जगह जगह चेकिंग चल रही होगी, लेकिन उनके अंदर कोई खौफ नहीं है। बड़ी वारदात को अंजाम देके बदमाश ऋषभ, एक और चीज, जब इस तरह की घटनाएं जब आती हैं तो इसके लिए हम ये भी देखते हैं कि प्रॉपर पेट्रोलिंग का तो नहीं जिक्र करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बदमाश होते हैं वो पूरी रेकी करते हैं, उसके बाद इसको अंजाम देते हैं। दूसरी बात ये भी कि जब हम जूलर्स एसोसिएशन की बात करते हैं, तमाम जो हैं वो कई बार सिक्योरिटी को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं, लेकिन हम दोनों ही तरफ से एक लापरवाही देख रहे हैं और जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जीनत, देखिए, अगर उनके अंदर पुलिस का खौफ होता, पुलिस की पेट्रोलिंग और पिकेट का खौफ होता तो शायद उस वक्त इस वारदात को अंजाम ही नहीं देते हैं। जो उनका स्टाइल दिख रहा है उससे साफ पता चलता है कि वो बेखौफ है। उनको मालूम है कि हम ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम देके भाग जाएंगे और पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, हमारी कहीं चेकिंग नहीं होनी है, हमारा कहीं विरोध नहीं होगा। रात को जब वो दुकान बंद करने वाले थे, तकरीबन उसी समय ये धावा बोलते हैं और ऐसा पिछली कई घटनाओं में ट्रेंड देखने को मिला है कि बदमाशों ने उसी समय का चयन किया है कि जब कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा होता है कमोबेश, उस वक्त रश हल्का हो जाता है दुकानों पर। सड़क पर तो हो सकता है, दुकानों में कम होता है। उसी वक्त को उन्होंने चुना है जब वो दुकान बंद करने वाले थे और धावा बोल देते। धावा बोलते ही कोई वार्निंग नहीं, सीधे फायरिंग, शूट एंड लूट इस गिरोह का नाम लखनऊ में दिया जा रहा है। शूट एंड लूट, सीधे आते ही फायरिंग की है, लाखों के जेवर उन्होंने वहां से समेटे हैं और भाग निकले हैं। व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। गुड्डू पटवा जो ज्वेलरी शॉप, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? कोई गिरफ्त में आया? जी ना, देखिए, अभी तो पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आया है, लेकिन पुलिस के अधिकारी थ्योरी पे काम कर रहे हैं। उसके मुताबिक चूंकि कृष्णानगर लखनऊ का आउटर एरिया वहाँ उसके बाद शुरू हो जाता है, तो वो मान के चल रहे हैं कि बदमाश उन्नाव, हरदोई या कानपुर की तरफ के भी हो सकते हैं कि वारदात को अंजाम देके वो पड़ोसी जिले की ओर निकल गए हैं। लेकिन 2 मौत हो गई हैं। ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है कि किस तरह से लूट होती है। और एक बहुत आपने सही लाइन कही कि पहले शूट और फिर लूट, क्योंकि बड़े आराम से शूट भी कर दिया, 2 लोगों की जान ले ली और जो है तमाम जेवरात लूट भी लिए। पुलिस कहाँ है, क्या कर रही है, इसका कोई जवाब नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और आतंकी हमले की आशंका की वजह से लखनऊ एयरपोर्ट को हाई अलर्ट कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के निर्देश पर फिलहाल अमौसी एयरपोर्ट पर भी विजिटर्स की एंट्री बंद कर दी गई है। आने जाने वालों के पास काउंटर के जो है
चेक हो रही हैं। अब सूचना भी लगा दी गई है उनके बारे में। फिलहाल अगले आदेशों तक विजिटर्स टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी सख्त कर दिया गया है। आतंकी हमले की आशंका के चलते नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने सभी एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर कर दिया है। हम इस समय अमौसी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी ब्यूरो के निर्देशानुसार फिलहाल जो विजिटर्स पास है उसका काउंटर बंद कर दिया गया है। जो यहाँ पर आगंतुक आते हैं उनका प्रवेश एयरपोर्ट पर बंद कर दिया गया है अगले आदेशों तक। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट के चलते जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा कर दिया गया। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन रवि आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं उनकी जो सुरक्षा जांच यहाँ पर होती है उसे पहले से कड़ा किया गया। साथ ही ब्यूरो ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसने भी सभी यहाँ पर आने वाले यात्रियों से ये अपील की है कि वो समय से पहले यहाँ पर पहुँचे, जिससे वो पूरी तरह से जो यहाँ पर सुरक्षा जाँच होती है उसमें सहयोग कर पाए। कैमरामैन रवि के साथ शैलेश अरोरा, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेठी दौरे पर रहेंगे, जहां वो भारत और रूस के साझा सहयोग से बनी राइफल यूनिट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही गौरीगंज में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अमेठी पहुंचेंगे और लगभग 2 घंटे तक वहां रहेंगे। अमेठी के बाद प्रधानमंत्री सीधे प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेठी में करोड़ों की सौगात के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। देर रात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पूरे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। स्मृति ईरानी के साथ राज्य मंत्री सुरेश पासी समेत दर्जनों भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीएम मोदी के एक दिवसीय दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं और हर कार्यकर्ता ये दावा कर रहा है कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पे पहुँची हैं और लोगों से बातचीत कर रही हैं और उनको दिशा निर्देश दे रही हैं कि कार्यक्रम को किस तरीके से सफल बनाया जाए। लाखों की भीड़ इस कार्यक्रम में आएगी। अमेठी वासियों को हजारों करोड़ योजनाओं की सौगात मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये जनसभा एक अहम मायने रखती है। कांग्रेस के गढ़ और अमेठी सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा के दिग्गज मंत्रियों समेत लाखों कार्यकर्ता बीजेपी के अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कुछ ही घंटों में यहां पहुंचेंगे। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। अलाउद्दीन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, भले ही राइफल यूनिट का उद्घाटन का हम जिक्र करें, लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं और फिर अमेठी में आ रहे हैं और फिर स्मृति ईरानी जो है अब एक दिन पहले जो है प्रॉपर चेकिंग कर रही हैं। अब हम ये तो जान रहे हैं शंखनाद जो है वो बज चुका है, लेकिन अब बिल्कुल पीक पर पहुंचने वाला है। देखिए, उद्घाटन और लोकार्पण के साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो सियासी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पूरी तरह से अपने आखिरी दौर में है। आचार संहिता मुझे लगता है कि मार्च के दूसरे वीक में लग जाएगा। तो ऐसे में एक सिंबॉलिक मैसेज भी देने का वहां से मकसद है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और खासतौर से पूरे देश में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ये 2 जिला करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री इन तमाम योजनाओं और सौगातों को जनता को समर्पित करने के साथ साथ इस बात का मैसेज भी देंगे कि खासतौर से जिस तरह से कांग्रेस के तमाम 6 से 7 दशकों के राज में जिस तरह के हालात बने हैं उससे बेहतर बीजेपी की सरकार रही है। तो ऐसे में आज का दिन इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि कांग्रेस के गढ़ से न सिर्फ पीएम शंखनाद करेंगे बल्कि अपने चुनावी जो एजेंडा है उसकी शुरुआत भी करेंगे। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। पप्पू पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पप्पू, आप बताइएगा वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं और एक्साइटमेंट किस तरह का है, वहां का माहौल जो है आप हमें बखूबी बता सकते हैं। जी बिल्कुल जीनत, आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से पीएम के आगमन को लेकर अमेठी में तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता अपने पीएम के स्वागत के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, लोगों को कार्यक्रम स्थल में बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जनसभा में शामिल करना मकसद है उनका, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ अमेठी लगातार अभी तक कांग्रेस के पास ये सीट रही है। वहीं बीजेपी के मंत्रियों ने और यहाँ के स्थानीय नेताओं ने इस बार एक अनोखा नारा दिया है जिसका नाम है अब की बार अमेठी हमार, जिसे अवधी भाषा में नारा दिया गया है। और हर कार्यकर्ता, हर नेता इस उम्मीद में है इस बार
पीएम की जनसभा के बाद ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और यहाँ से कमल खिलेगा और स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद होंगी, जिसकी कवायद कहा जा सकता है न्यू आज पीएम मोदी रखने आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी लगातार पिछले 4-4.5 सालों से अमेठी में सक्रिय हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी की बात करें, उनके दौरे की बात करें तो 3 दर्जन से अधिक दौरे स्मृति ईरानी अमेठी में लगा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के गढ़ में आज 1 दर्जन मंत्री जो है एक मंच से दहाड़ेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, और खासकर जो मैदान चुना गया है बीजेपी इसी मैदान को चुनती है हर कार्यक्रम में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बार जनसभा हुई थी और पीएम मोदी पिछले ठीक 5 साल पहले जब अमेठी आए थे तो उन्होंने इसी मैदान को चुना था। ये सम्राट साइकिल का वो मैदान है जिसको लेकर के बीजेपी आए दिन राहुल गांधी और अमेठी सांसद को कटघरे में खड़ा करती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये जनसभा एक बड़ा वरदान साबित होगी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, और करीब 1.5 लाख के आसपास भीड़ इस कार्यक्रम में आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अमेठी पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, रूट डाइवर्ट किया गया है जिससे भीड़ को नियंत्रण में किया जा सके और पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। ठीक, काफी इंफॉर्मेशन दी आपने अलाउद्दीन। उसके बाद जब हम देख रहे हैं तैयारियां और 1.5 लाख कार्यकर्ता, और पिछले दिनों भी हमने देखा मेरा बूथ सबसे मजबूत और नारे का जिक्र भी हो रहा है, तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी हैपनिंग हो सब कुछ इलेक्शन को जहन में रखते हुए और अब कांग्रेस को घेरते हुए ही नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी जो मायने हैं वो इस नज़रिए से भी देखे जाने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन होने के बाद तमाम तरह से जो जातीय आंकड़े हैं वो अलग तरीके के हो गए हैं, और ख़ास तौर से तब जब गठबंधन ने वहाँ पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर दिखाई देगी इस सीट पर। लेकिन सियासत में कई बार सिंबॉलिक चीज़ों को लिया जाता है। हालांकि फैसला किस तरह का होगा जनता का वो अलग बात है, लेकिन अमेठी से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर किसी तरह से नरम रुख दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में पूरे देश में जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं वहां पर एक मैसेज देने की कोशिश है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है। हालांकि आज एक बैठक मायावती भी कर रही हैं अपने पार्टी के लोगों को लेकर के, उनके जितने प्रभारी हैं, जितने कोऑर्डिनेटर हैं वो आज बुलाए गए हैं। तो ऐसे में जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, दिन ब दिन रोजाना रणनीति चेंज हो रही है। कल का वाकया अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में 2 बड़े नेता जो कि मौजूदा वक्त में एक सांसद बहराइच से रही हैं वो, इसके अलावा फतेहपुर से पूर्व सांसद जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर के सिंबॉलिक जो मैसेज सियासत में दिया जाता है उसको देखना, पढ़ना, समझना ज्यादा जरूरी है, और शायद जनता में वही मैसेज भी लेके जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने जो है जानकारी दी और एक एनालिसिस भी हुआ कि ये जो पूरी एफर्ट्स हो रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज बेसिकली उसका जो मकसद है वो क्या है। बीजेपी सांसद सावित्रीबाई ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। राहुल और प्रियंका की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। बहराइच से बीजेपी सांसद हैं सावित्रीबाई। फतेहपुर से सपा के पूर्व सांसद राकेश सचान भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसका जिक्र अलाउद्दीन ने किया भी है। दिल्ली में दोनों नेताओं ने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया है। देवबंद से गिरफ्तार जैश आतंकियों का खुलासा। जैश के एरिया कमांडर के लिए देवबंद में हुई थी दावत। कुछ युवकों से एरिया कमांडर ने की थी मुलाकात। देवबंद समेत मेरठ, अलीगढ़ के युवकों से मुलाकात। गिरफ्तारी से 1 दिन पहले आया था जैश कमांडर। पूछताछ में जैश आतंकी शाहनवाज का कबूलनामा। तो दावत होती है, प्रॉपर मीटिंग होती है, ये कुछ खुलासे हुए। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, एक चीज जो कम से कम इस खबर के बाद देखने को दिमाग में आ रही है वो ये कि ये लोग आते हैं, मीटिंग्स करते हैं, दावत करते हैं, बड़े आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन हम क्या इतने टेक्निकली साउंड नहीं है, हम तैयार नहीं है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है कि ये सब कुछ बड़े स्मूथली करते चले जाते हैं? देखिए, जिस विंग की बात हो रही है जैश ए मोहम्मद की, उस विंग में जो गिरफ्तार हुए थे आतंकी शहनवाज और आसिफ, इन दोनों की जिम्मेदारी यही थी कि वो देवबंद के और आसपास के शहरों के ऐसे युवाओं को जैश की आइडियोलॉजी से जोड़ना था जिनको आगे चल के फिदायीन बनाना था या आतंकी गतिविधियों में जोड़ना था। तो यहाँ पे अभी तक की जांच में जो खुलासा हो रहा है, किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ,
ऐसे लोगों को जैश से जोड़ने की बात सामने आई है। तो ऐसे एरिया कमांडर के वहां आने का जिक्र हुआ है, उसका खुलासा हुआ है कि उनके लिए दावत भी हुई थी देवबंद में, और कुछ युवाओं से मिले थे जिसमें वो अपनी तकलीफें देते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि लड़कों को जैश के साथ जोड़ा जाए। और जब इस बात का खुलासा अब पूछताछ के दौरान हुआ है तो वो किस जरिए आए थे और मेरठ अलीगढ़ जाने की भी पुष्टि हो रही है, वहाँ किन किन लोगों से मिले थे, ये जहाँ तक उस ओर जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि ये खुफिया का एक फिल्यो जरूर माना जाएगा कि जैश का एरिया कमांडर देवबंद आकर निकल भी जाता है और हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। अब जब दोनों गिरफ्तार आतंकी एटीएस की रिमांड पर हैं, उनके साथ सख्ती से पूछताछ हो रही है, तब इन बातों का खुलासा हो रहा है। इसको एक सिक्योरिटी और खुफिया का लैब से जरूर माना जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर यूपी कैबिनेट ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में रैपिड मेट्रो ट्रेन का प्रस्ताव पास कर दिया है। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली सरकार का पैसा लगेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 2019-20 में गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दी है। प्रदेश के तकरीबन 6000 क्रय केंद्रों पर गेहूं जो है 1840 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। इसके अलावा भी कैबिनेट में कई फैसले लिए गए। मंत्री जी भी 8 मार्च को इसका शिलान्यास करने वाले हैं। ये जो दिल्ली के अंदर एनसीआर है उसमें एक फंक्शनल प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट बना था जो 2032 तक की उसकी स्टडी की थी, मतलब 2032 तक की जो ट्रैफिक होगा उसकी स्टडी करी थी। इसके अंदर 8 कॉरिडोर्स हैं, मगर उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कॉरिडोर है वो आपका दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ आता है और इसे रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये तेज गति पे चलेगी ट्रेनें और ऊपर जो आपके बीम्स होते हैं उसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स पे चलेंगी। अयोध्या में लगने वाले भगवान राम की मूर्ति का प्रस्ताव योगी कैबिनेट ने पास कर दिया है। लगभग 300 करोड़ की लागत से सरयू तट पर 28 हेक्टेयर जमीन पर भगवान राम की मूर्ति लगाई जाएगी। मूर्ति लगाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो राम मूर्ति से संबंधित निर्णय लेगी और ये बताएगी कि मूर्ति का आकार कैसा होगा। हालांकि बताया गया है कि ये मूर्ति दान के पैसे से बनाई जाएगी। स्ट्रक्चर बनाने के लिए यह प्रस्ताव दिया गया कि लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जिस प्रकार मूर्ति गुजरात में बनी है उस रूप में जो है हम भगवान श्री राम की मूर्ति पर्यटन की दृष्टि से जो है यहाँ पर बनाए और उसके साथ साथ पूरा एक भव्य जो है टूरिस्ट सेंटर भी उसको डेवलप करें। कैबिनेट से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया है कि 5 कमिटीज गठित की है। एक हाई पावर कमेटी गठित की है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। उस हाई पावर कमेटी में हमारे माननीय दोनों डिप्टी सीएम साहबान हैं। इसके अलावा 3 हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, नगर विकास मंत्री जी हैं, संस्कृति मंत्री जी हैं, पर्यटन मंत्री जी हैं। ये हाई पावर कमेटी इस पूरे योजना के स्वरूप को तय करेगी। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 यूपी को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18up.com, फेसबुक पेज है /news18up। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।